स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। दिस इज़ द क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे तो मैं न्यूमेरिकल्स लेके आपके लिए आऊँगा। तो मैं आज न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे। हालांकि डाइपोल किसी और कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि डाइपोल से रिलेटेड जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने की आपसे कोशिश करूँगा, राइट। क्योंकि वो सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिराइव भी फार्मूले हमने डिराइव भी किए हैं, सब कुछ किया है, तो उसी को हम यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P1 है और एक सेकंड डाइपोल है जो अलग अलग पोजीशंस पे रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं पहले हमने सेकंड डाइपोल को इस पोजीशन में रखा, फिर इस पोजीशन पे रखा, फिर इस पोजीशन पे रखा और फिर इस पोजीशन पे रखा। डाइपोल दो ही है, एक सेंटर पे रखा है और सेकंड वाले को एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा और एक बार यहाँ रखा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, इस सर्कल का रेडियस मान लीजिए a है। क्वेश्चन कह रहा है कि एट विच पोजीशन P2 विल बी इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन चार में से कौन सी पोजीशन में सेकंड वाला डाइपोल स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी इक्विलिब्रियम तो कंपलसरी है, इक्विलिब्रियम में तो होना ही चाहिए, स्टेबल और अनस्टेबल आपको बताना है, राइट। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट पहला ये पढ़ा हुआ है, पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। रिमाइंडर दे रहा हूं कि किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फाइंड करते हैं तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आता है और इतना आता है Kp/r3 वेयर r इज दिस डिस्टेंस। और एक्सियल पोजीशन पे फाइंड करते हैं तो 2Kp/r3 आता है इफ दिस डिस्टेंस इज r और इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आता है, जिसमें आप डाइपोल की लेंथ को इग्नोर करते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला कुछ और आता है, बट नॉर्मली डाइपोल छोटे ही होते हैं साइज में और यहाँ भी हम स्मॉल साइज ही मान के चल रहे हैं डाइपोल का, राइट। तो एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, पैरेलल का मतलब P और E पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और अगर एंटी पैरेलल रखा है का मतलब P और E के बीच का एंगल 180 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इन दो कंसेप्ट को यूज करके हम ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। तो देखिए, अगर मैं इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, क्योंकि हमने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इक्विलिब्रियम इसका, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन में फाइंड करूं तो इस डाइपोल के लिए ये एक्सियल पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने अभी बताया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा। इसी तरह आप यहां फाइंड करेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इस डाइपोल के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आएगा। इसका डाइपोल मोमेंट इधर को है तो इधर को आएगा, राइट। डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। डाइपोल मोमेंट आपने इसका देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसका देख रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट भी इसी का देखना है। डोंट गेट कंफ्यूज विद द सेकंड डाइपोल। अब आएगा सेकंड डाइपोल पिक्चर में, क्योंकि इक्विलिब्रियम सेकंड वाले का देखना है। पहले वाले केस में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। तो स्टेबल अनस्टेबल तो भूल जाओ। यहाँ पे देखिए ये इक्विलिब्रियम की तो है, और लेकिन आप देखो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, ये वाला केस बन रहा है, तो ये अनस्टेबल। यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल आ रहा था 180 डिग्री, तो अनस्टेबल था। यहाँ कितना एंगल आ रहा है 0, तो स्टेबल है। यहाँ कितना एंगल आ रहा है 0, तो ये भी स्टेबल है। यानी थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन में स्टेबल है, जबकि सेकंड पोजीशन में अनस्टेबल है, और फर्स्ट पोजीशन तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। ये तो हो गया पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द डाइपोल्स इन 4 पोजीशंस। चारों पोजीशन में आपको डाइपोल्स की इंटरेक्शन एनर्जी बतानी है, इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी बतानी है।
राइट। पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं। इंटरेक्शन क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, U इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई होता है। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ लगा दूँ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट पी और ई का कितना होगा, 0। तो इस लोकेशन में पोटेंशियल एनर्जी यानी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी है, 0। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और कितनी आएगी, P2 इंटू E1। डाइपोल मोमेंट इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम आएगी, कितनी आएगी, P2 इंटू E1 नेगेटिव। और यहाँ पर भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी, क्योंकि ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ये भी आएगी नेगेटिव ऑफ P2 इंटू E1। अब बचा E1, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला या ये वाला जो भी ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे E1 इतना होगा, यानी इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम कितनी आएगी, P2, और E1 की जगह लगेगा ये K इंटू पी अपॉन आर क्यूब। तो ये हो जाएगा K इंटू P1 अपॉन आर क्यूब, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो माइनस P2, अब क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन है तो ये वाला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K P1 अपॉन आर क्यूब। आर की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे A, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस A है तो डेफिनेटली ये भी A होगा और ये भी A होगा, A क्यूब, और इतनी ही यहाँ भी आ जाएगी सेम। ये इंटरेक्शन एनर्जी हो गई। फिर आपसे सी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द टर्क ऑन द डाइपोल। P2 पे टर्क बताना है। टर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। अब यहां पे टर्क अगर आप फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम टर्क लगेगा, क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, तो कितना टर्क लगेगा, P2 इंटू E1 मैक्सिमम। 180 डिग्री, 0, इन तीनों ही केसेस के लिए साइन की वैल्यू 0 आएगी। साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो इन तीनों ही पोजीशन में जो टर्क आएगा वो 0 आएगा, नो टर्क। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें एक डाइपोल एंगुलर SHM कर रहा है, एंगुलर SHM, और ये एंगुलर SHM कर रहा है अबाउट दिस एंगल थीटा। ये इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। आप जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं और एक मीन पोजीशन होती है, तो ये वाली मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन के अबाउट ये अपना एंगुलर SHM कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डाइपोल की बताइए व्हेन P पैरेलल टू E, यानी इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के जब पैरेलल है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये डाइपोल जब रोटेट होके इस अलाइनमेंट में आएगा तो यहाँ आते आते इसके पास रोटेशनल इनर्शिया आएगा, तो डेफिनेटली इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस PE कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे डाइपोल मोमेंटरली रेस्ट पे आता है, मोमेंटरली, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, 0। तो टोटल एनर्जी इस एक्सट्रीम पोजीशन में माइनस PE कॉस थीटा, और इसी तरह से यही बात इस एक्सट्रीम पोजीशन के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ भी अगर आप टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो माइनस PE कॉस थीटा आएगा। अब आपको बताना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैं कंसेप्ट यूज करूंगा एनर्जी कंजर्वेशन का। किसी भी पोजीशन पे इस एंगुलर SHM में डाइपोल किसी भी अलाइनमेंट में होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल एनर्जी इतनी ही रहनी है। तो मीन पोजीशन पे भी डेफिनेटली इसकी टोटल एनर्जी जो होगी माइनस PE कॉस थीटा ही होगी। बस सिंपल सा कंसेप्ट लगा देता हूँ। तो टोटल एनर्जी आप कैसे फाइंड करेंगे, आप करेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जब डाइपोल पैरेलल है। तो टोटल एनर्जी कितनी है मीन पोजीशन पे, PE कॉस थीटा, नॉट ओनली एट मीन पोजीशन बट फॉर एनी अलाइनमेंट फ्रॉम दिस टू दिस, बीच में कहीं भी टोटल एनर्जी निकालेंगे इतनी ही आएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन है सिंपल। अब मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है आपकी माइनस PE और काइनेटिक आपको बतानी है, तो सीधा सीधा है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस रिजल्ट को मैं किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकता हूं। मान लो एक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 60 डिग्री के अलाइनमेंट पे एंगुलर एसएचएम कर रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री के अलाइनमेंट पे एंगुलर एसएचएम ये कर रहा है, और आपको मीन पोजीशन पे यानी इस अलाइनमेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए, तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पीई और 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा 60 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो PE/2 आ जाएगी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी क्वेश्चन को वो दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो 60 डिग्री के अबाउट अपना एंगुलर एसएचएम कर रहा है, ठीक है, और इसके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपको दे रखा है, थीटा वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आपको दे रखा है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है। ये थीटा इक्वल्स टू 0 वाला अलाइनमेंट है, ये थीटा इक्वल्स टू 90 वाला अलाइनमेंट है, और यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ, ये थीटा इक्वल्स टू 180 वाला अलाइनमेंट है, और ये भी थीटा इक्वल्स टू 180 वाला अलाइनमेंट है, और यहाँ पर ये थीटा इक्वल्स टू 90 वाला अलाइनमेंट है। मान लीजिए ये दे रखा है आपको -4 जूल, और ये इस अलाइनमेंट पे यहाँ पे आपको दे रखा है +4 जूल, ये दे रखा है। क्वेश्चन वही है, तो डाइपोल 60 डिग्री के एंगल पे एसएचएम कर रहा है, आपको मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, राइट। फॉर्मूला मैं वही यूज करूंगा, काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी बताया था, मीन पोजीशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी आई थी इतनी 1 माइनस कॉस थीटा, ये आई थी। 60 डिग्री पे एसएचएम कर रहा है तो ये आ रही होगी PE इंटू 1 माइनस कॉस 60 हाफ, यानी कि PE/2। अब सवाल है कि PE कितना है। आपको मालूम है कि 180 डिग्री के अलाइनमेंट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और इतनी होती है 100 डिग्री, क्योंकि जनरल फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का आपका -PE cos थीटा होता है। तो अगर थीटा को मैं 180 डिग्री ले लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी PE फॉर 180 डिग्री, और 180 डिग्री में आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो है वो 4 जूल है। यही बात आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन के लिए भी कर सकते हैं, जो कि होती है -PE, और जो ये होती है 180 के अलाइनमेंट पे, और ये होती है 0 के अलाइनमेंट पे, ठीक है। 0 के अलाइनमेंट पे देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी है -4 जूल, जबकि 180 के अलाइनमेंट में आपकी पोटेंशियल एनर्जी है +4 जूल। कोई सा केस ले लीजिए, तो PE की वैल्यू आ रही है 4, तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 4/2। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव तो होगी नहीं, प्लस में ही होगी, तो ये आ जाएगा 2 जूल, इतनी हो जाएगी। तो वही क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरह से पूछा है आपसे, और इस ग्राफ को याद रखिएगा कि 0 अलाइनमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जो भी वैल्यू यहाँ पर हो। 90 डिग्री में आपने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो देखो 90 पे 0 है और 180 पे मैक्सिमम है, तो इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लीजिए एक डाइपोल आपका ये है, इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, और दूसरा डाइपोल ये है, इसका डाइपोल मोमेंट P2 है। दोनों ही डाइपोल साइज में बहुत स्मॉल हैं, ठीक है, और ये एक लाइन हम ले लेते हैं यहाँ से, ये इनका कॉमन रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज द कॉमन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट भी मैंने बताया था आपको, यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। फिर से मैं याद दिला दूं आपको कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, KP/r³ होता है अगर इसका डाइपोल मोमेंट P है और ये डिस्टेंस अगर R है। एक्सियल पोजीशन पे अगर ये डिस्टेंस R है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2KP/r³, और ये भी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आता है डाइपोल मोमेंट के, और एक्सियल पोजीशन पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आता है। देखिए हमने जो पहले पढ़ा है वो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, नथिंग न्यू। अब यहाँ पे 2 डाइपोल है राइट। इस डाइपोल के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाले के लिए,
इसके लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लोकेशन है। तो इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालूं तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आएगा इधर, राइट। कितना आएगा, पहले डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 लिख लूं तो ये आएगा K इंटू P1/r³। डायरेक्शन आप देख रहे हैं। दूसरे डाइपोल के लिए, ये वाले डाइपोल के लिए ये एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और डाइपोल मोमेंट के अलोंग आता है। तो सेकेंड वाले डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन पे आएगा, ट्वाइस ऑफ Kp2/r³। अब आप चाहें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, E1 ये वाला J कैप नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव J कैप है, और इसको आप लिख सकते हैं प्लस E2 I कैप, ऐसे लिख लीजिए। अगर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहते हैं तो आपको जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का नेट कितना होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मतलब नेट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं A एंड B और इनका नेट मुझे चाहिए तो इनका जो रिजल्टेंट आता है मैग्नीट्यूड वो आता है √a² + b²। तो ये एक दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो इनका रिजल्टेंट सीधा सीधा E1² + E2² आ जाएगा। आप मैग्नीट्यूड सिंपली फाइंड कर सकते हैं और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, अल्फा = tan इनवर्स, ठीक है, E1/E2। ये आपको एंगल भी दे देगा, राइट। ऐसा भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक डाइपोल मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है इधर, इसका डाइपोल मोमेंट मान लीजिए P है और यहाँ पे एक जनरल पोजीशन है, R डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का X और Y कंपोनेंट आप बताइए बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का X एंड Y कंपोनेंट आपको बताना है। पहले वाली इंफॉर्मेशन मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर ये डाइपोल है और ये एक जनरल पोजीशन यहाँ पर है थीटा एंगल पे, तो इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, एक रेडियल कंपोनेंट आता है, एक ट्रांसवर्स आता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर ये डाइपोल है और ये इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो ये पॉइंट पॉजिटिव के क्लोज है तो रेडियल कंपोनेंट जो आएगा वो अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इधर को आएगा, क्योंकि ये चार्ज डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो रेडियल कंपोनेंट आपका आएगा अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और पॉजिटिव के तो अवे ही आएगा। ये मैंने सब डिस्कस कर रखा है डिटेल में, रिमाइंडर दे रहा हूं। सो आई एम यूजिंग दिस कंसेप्ट हियर, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा था कि जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ Kp cos θ/r³ और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है वो होता है Kp sin θ/r³। ये सब हमने डिराइव कर रखा है। आई एम सिंपली यूजिंग द कंसेप्ट्स, सो लेट अस यूज इट हियर। ये डाइपोल मोमेंट है, ये एंगल थीटा है, ये r है। तो यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप देखिए तो डेफिनेटली इधर इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव होगा, तो रेडियल कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आ रहा होगा और ट्रांसवर्स कंपोनेंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा है, फिर ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। आप ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। इस ER का ये वाला कंपोनेंट अगर निकालूं तो ये आएगा ER cos θ और इस ER का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा ER sin θ, ठीक है। ऐसे ही इस ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट अगर निकालूं तो ये आएगा ET cos θ, एंगल के साथ वाला कॉस में आता है, दूसरा साइन में आता है, तो ये आएगा ET sin θ। ये हो गया। अब इनको भूल जाओ, इनको आपने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, भूल जाओ। अब आपके पास देखिए ये आपकी x डायरेक्शन है और ये आपकी y डायरेक्शन है। x डायरेक्शन में दो फील्ड हैं, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, जबकि y डायरेक्शन में भी दो हैं लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आपका x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट। तो x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा ER
कॉस थीटा माइनस ई टी साइन थीटा। ऐसे ही ट्रांसवर्स वाई डायरेक्शन का आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा ई टी कॉस थीटा प्लस ई आर साइन थीटा। ये आ गया। इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए। ठीक है, इसमें वैल्यू रेडियल कंपोनेंट ज़्यादा आएगा, आपको पता है। तो ई आर कितना होता है, वो होता है, और ये ई टी होता है, दोनों मालूम है आपको। तो जैसे मैं एक्स कंपोनेंट आपको फाइंड करके दिखा दूं यहाँ पे, तो ई आर की जगह आएगा ट्वाइस ऑफ के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ये तो आ गया ई आर इंटू कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर हो गया, माइनस ई टी ये है, तो ये आएगा के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब एंड देन अनदर साइन थीटा, तो स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के अपॉन आर क्यूब एंड पी। इनफैक्ट इस 2 को भी छोड़ देते, के पी आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूँ तो फाइनली ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस वाई कंपोनेंट ऑल्सो। इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं, राइट। सो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए, कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं सेकेंड वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा कुछ और अच्छे क्वेश्चंस डाइपोल से रिलेटेड, राइट। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।